बहू के माता पिता हमारे साथ ही रहेंगे। कमरा हंसी ठहाके से गूंज रहा था। आज जगदीश जी की इकलौती बेटी गुंजन का रिश्ता आनंद के साथ में तय हो गया था। रीमा जी ने अपने समधी और समधन का मुंह मीठा करवाया और शादी की तारीख भी निकाल दी गई। 1 महीने में सब कुछ इंतजाम करना था। रिश्ता सामान्य घर से था तो थोड़ी बहुत तो शादी ठीक करनी थी। सब मेहमान जा चुके थे। गुंजन भी आज बहुत खुश थी। वो सो गई थी पर रीमा जी की आंखों में नींद नहीं थी। गुंजन की सगाई से खुश तो बहुत थी पर इतनी जल्दी बेटी दूर चली जाएगी, इतनी जल्दी वो इस घर आंगन को छोड़ देगी। सिर्फ 1 महीना ही बचा है, ये बात उन्हें परेशान कर रही थी। जब गुंजन के पेट में होने की खबर मिली थी तो वो एकदम से खुश हो गई थी। अपने होने वाले बच्चे के लिए सपने बुनने लगी थी। अपनी गोद भराई की रस्म के दौरान वो उत्सुक थी। सभी उसे आशीर्वाद दे रहे थे, एक जान सा बेटा हो जाए। इतने सालों बाद गोद भरी है तो बेटा ही हो जाए, क्या पता दूसरी बात गोद भरे या नहीं। पर वो तो एक स्वस्थ बच्चे की कामना कर रही थी, चाहे बेटा हो या बेटी। उन्हें तो सिर्फ माँ बनने से मतलब था। 9 महीने बाद गुंजन का जन्म हुआ। उनका आंगन भी किलकारियों से गूंजने लगा। पर लोग बातें बनाने से कहाँ बाज आते हैं। बेटी हुई है, काश भगवान बेटा दे देता। इस ढलती उम्र में बेटी को कैसे पालेंगे। बेटा होता तो सहारा मिल जाता, कमाकर खिलाता, अपने पास भी रखता। पर दुर्भाग्य को कौन बदल सकता है। कल जो समाज रीमा के गर्भवती होने पर बधाई दे रहा था, आज वही समाज उनकी बेटी होने पर दुख जता रहा था। पर वो दोनों समाज की बातों को नजरअंदाज करके बस अपनी बेटी के पालन पोषण में लग गए थे। दोनों अपनी बेटी गुंजन में ही अपनी खुशियों की तलाश करने लगे। गुंजन के हंसने, बोलने, चलने, अटखेलियां करने पर उन्हें खुशी का एहसास होता था और यही खुशी उनके जीवन की पूंजी थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। गुंजन पढ़ाई में होशियार थी, हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। उसे काफी पुरस्कार मिलते थे। सभी कहते थे जगदीश जी की बेटी इनका नाम रोशन करेगी। गुंजन का नाम भी स्कूल में हर ओर गूंज रहा था। अब उसने आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी थी। कोचिंग क्लासेस की फीस बहुत महंगी थी, फिर भी जगदीश जी ने जैसे तैसे इंतजाम किया था। इधर उधर से कर्जा लेकर बेटी को पढ़ाया और बेटी की पढ़ाई पूरी होते होते वो रिटायर हो गए, क्योंकि गुंजन का जन्म उनकी शादी के 15 सालों के बाद हुआ था। अब वो दोनों थकने लगे थे, पेंशन भी आधी मिलने लगी थी, पर खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल ही था। घर पहले ही गिरवी रख चुके थे। इन सब के बीच खुशखबरी आई कि गुंजन का अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया है और अब वो अच्छा कमाने लगी है। गुंजन की कमाई से सहारा मिलने लगा। कुछ समय बाद उसके लिए रिश्ते आने लगे, पर उसे अपने साथ ही काम करने वाले आनंद से शादी करनी थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। आनंद भी सम्मान परिवार से संबंध रखता था। उसने अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने गुंजन से मिलने की इच्छा जताई। जब गुंजन से मिले तो वो एक बार में ही उन्हें पसंद आ गई और दोनों के रिश्ते पर परिवार वालों ने मुहर लगा दी। रीमा जी को अपनी बेटी के दूर होने का दुख था, पर जगदीश जी को उसकी शादी के खर्च को लेकर चिंतित और वो ही जोड़ तोड़ कर रहे थे कि किस तरह से पैसे का जुगाड़ करके बेटी की शादी कर दें। आनंद के परिवार वालों की कोई मांग नहीं थी, पर जगदीश जी चाह रहे थे कि बेटी के ससुराल वालों का स्वागत तो अच्छे से किए जाए। अगले दिन रविवार था। गुंजन देर से सोकर उठी। उसे आज ऑफिस नहीं जाना था। तीनों मिलकर चाय पी रहे थे। अपने पिता को खामोश देखकर वो बोली, पापा क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हो। कुछ नहीं बेटा, वो शादी को लेकर थोड़ा सा, पर सब हो जाएगा।
तू चिंता मत करना। हाँ पापा, सब हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मेरी और आनंद की बात हो गई है, हम दोनों मिलकर शादी का खर्चा उठाएंगे। अपने अपने माता पिता को परेशान नहीं करेंगे। गुंजन, ये तो लड़की वालों को करना पड़ता है, वो हमारे घर बारात लेकर आ रहे हैं, वो खर्चा क्यों करेंगे? तू भी कैसी अनोखी बातें कर रही है। मम्मी पापा, मैं कुछ भी अनोखा नहीं कह रही हूँ। आप लोगों ने जिस हालात में मुझे पढ़ाया वो मैं ही जानती हूँ। फिर मैं कैसे उन संघर्ष के दिनों को भूल सकती हूँ। तब तो मैं छोटी थी, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं हर चीज के लिए आप पर निर्भर थी, लेकिन अब मैं आत्मनिर्भर हूँ। आपके कारण अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ। अब मैं कमा रही हूँ तो आप पर अपनी शादी का बोझ नहीं डाल सकती हूँ। मैंने और आनंद ने फैसला किया है कि हम दोनों शादी का खर्च खुद करेंगे और बराबर बांट कर करेंगे। तभी रीमा जी बोलती है, ये कौन सी नई रीत है? लोग हमारी बातें बनाएंगे। हमने तेरी शादी तक भी नहीं की और सुनाएंगे कि पैसा खुद लड़की ने खर्च किया है। हमें तो पाप लगेगा। दामाद जी क्या सोचेंगे? रीमा जी चिंतित होने लगी। मम्मी, कोई कुछ सोचेगा तो सोचने दो। आनंद और मैंने मिलकर तय किया है, हम अपनी शादी का खर्च खुद उठाएंगे। अपनी अपनी मम्मी पापा को जरा भी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन ये तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और उनकी शादी कराएं। मम्मी, वो पहले का जमाना था, आप भी अपनी सोच बदलो। आपके बच्चे अपने लिए खुद कुछ करने जा रहे हैं तो आप तो इन्हें आशीर्वाद दो। दोनों ने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया। आनंद और गुंजन ने अपनी सेविंग से अपनी शादी की। अपने माता पिता पर कोई बोझ नहीं डाला। शादी के बाद गुंजन ससुराल आ तो गई, पर उसका मन तो मायके में ही अकेले रह रहे मम्मी पापा में रहता था। वो दोनों अपनी उम्र और बीमारी से अकेले ही लड़ रहे थे। गुंजन ऑफिस से आते जाते वक्त उन्हें संभाल लेती थी, पर वो अपना पूरा समय नहीं दे पाती थी। कभी कभी उसे ये बात बहुत ही अखरती कि वो अपने मम्मी पापा की सेवा नहीं कर पा रही थी। उसने आनंद से बात की। आनंद बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़का था। वो जितना इज्जत अपने मम्मी पापा की करता था, उतना ही इज्जत अपने सास ससुर की भी करता था। आनंद के मम्मी पापा भी नए जमाने की सोच रखते थे। वो गुंजन को बेटी ही मानते थे। गुंजन को घर में पूरी आजादी थी। वो अपने मन का पहन सकती थी, कहीं भी आ जा सकती थी, पर वो भी अपने सास ससुर का पूरा सम्मान करती थी। एक रात को गुंजन सोई थी कि अचानक से फोन बज उठता है। उधर से रीमा जी थी। वो रोई जा रही थी। जगदीश जी अचानक से बेहोश हो गए थे। शायद लकवे का अटैक आया था। रात को दोनों ही भागकर घर गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया और काफी हिदायत दी। 2-3 दिन अस्पताल में रखा गया। दोनों ही घर से ऑफिस और अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे। आनंद भी एक बेटे के समान भागा दौड़ी कर रहा था और अपने सास ससुर की सेवा में लगा हुआ था। कुछ दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। रीमा जी के साथ वो घर आ गए। रीमा जी खुद थकी हुई सी रहती थी। उनके भी घुटनों और जोड़ों में दर्द रहता था। वो भी ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाती थी और अब घर भी बिकने वाला था। घर के गिरवी होने के बारे में उन्होंने गुंजन से छिपा रखा था। एक दिन आनंद ऑफिस से घर आया और गुंजन से कहने लगा कि उसका दोस्त एक घर खरीद रहा है जो बिकने वाला है। गुंजन हंसकर बोलती है, तो अच्छा है, हम नए घर की पार्टी में चलेंगे। गुंजन, वो तुम्हारा घर खरीद रहा है जो बैंक नीलाम करने जा रहा है। ये सुनते ही गुंजन के पैरों से जमीन सरक जाती है। लेकिन पापा ने तो मुझे घर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आनंद ने उसे
दिलासा दी। गुंजन, हम मम्मी पापा को अपने घर ले आते हैं, सब मिलकर साथ रहेंगे, तुम्हारी भी भागा दौड़ी नहीं होगी और हम दोनों मिलकर सबकी सेवा कर देंगे। हाँ, लेकिन हमारे पास तो 2 ही कमरे हैं, उन्हें रखेंगे कहाँ पर? उनका अपना एक कमरा तो होना चाहिए जहाँ वो अपना सामान रख सके और आराम से रह सके। हम भी बैंक की नीलामी में वो घर खरीद सकते हैं, पर हम उसे बिक जाने देते हैं और ये घर बेचकर इसमें कुछ पैसे मिलाकर नया घर ले लेते हैं। मेरा सुझाव कैसा लगा? सुझाव तो बहुत अच्छा है, पर तुम्हारे मम्मी पापा भी मानने चाहिए, गुंजन ने कहा। मम्मी पापा तो माने हुए हैं, मैंने कल ही उनसे बात कर ली थी। अगर नीलामी में हम घर ले लेंगे तो उनसे वो घर छूटेगा नहीं, इसीलिए हम बड़ा घर ले लेते हैं। गुंजन ये बात सुनकर हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। आनंद ने कुछ घरों के दलालों से बात की और बताया कि उसे किस तरह का घर चाहिए। दोनों मिलकर घर ढूंढने लगे। आखिरकार उन्हें अपनी पसंद का घर मिल भी गया। दोनों ने पहले वाला घर बेच दिया, उसमें कुछ रुपए मिलाकर नया घर खरीद लिया। आज घर का गृह प्रवेश था। गुंजन और आनंद के लिए खुशी का दिन था। दोनों ने सब रिश्तेदारों और समाज वालों को बुलाया था। हालांकि दोनों कमा रहे थे तो उन्हें लोन भी आसानी से मिल गया था। हवन यज्ञ हुआ, पूजा संपन्न हुई तो सब लोगों ने घर देखा और आश्चर्य किया कि इतना बड़ा घर कैसे और क्यों लिया। तभी आनंद बोलता है कि ज्यादा बड़ा घर चाहिए था। एक कमरा मेरे मम्मी पापा का, एक कमरा गुंजन और मेरा, एक कमरा मेरे सास ससुर के लिए भी बनवाया है। अब वो दोनों हमारे साथ इसी घर में रहेंगे, बाकी 2 कमरे हमारे होने वाले बच्चों के लिए। ये सुनकर सब हंसने लगे, पर गुंजन के मम्मी पापा भी साथ में रहेंगे ये बात लोगों के गले से नहीं उतरी। कानाफूसी होने लगी थी, लेकिन बहू के मम्मी पापा साथ में कैसे रह सकते हैं? ये तो ठीक नहीं होगा। और तूने दामाद होकर उनके लिए अलग से कमरा बनवाया है। हमारे समाज में ये सब नहीं होता है, ये तो रिवाज नहीं है, एक रिश्तेदार ने बोला। तभी आनंद बोलता है, क्यों नहीं रह सकते हैं? गुंजन इधर रहती है, वो दोनों अकेले हैं और अब पापा जी का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। वो हमारे साथ रहेंगे तो हम उनकी अच्छे से देखभाल कर लेंगे। लेकिन दोनों समधी और समधन एक साथ कैसे, एक ही छत के नीचे? आज तक तो नहीं सुना था। ये सुनकर गुंजन बोलती है, मेरे मम्मी पापा वृद्ध और बीमार हैं, उनके लिए तो आगे पीछे मैं ही हूँ, मुझे ही उनकी सेवा करनी है। मैं वहाँ कितने दिन तक जाकर रहूंगी? फिर मेरे सास ससुर को भी तो मेरी जरूरत है। जब हमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोगों को भी कृपया हमारे फैसले पर कोई सवाल ना उठाएं। हमारे समाज में कई कुरीतियां चल रही हैं, उसमें से यह भी है कि बेटी के माता पिता चाहे कितने ही मजबूर और बीमार क्यों ना हो, पर वो बेटी के साथ नहीं रह सकते हैं। आखिर हम मिलकर इस समाज की इस कुरीत को मिटा क्यों नहीं सकते हैं? बेटे की ही तरह बेटी का भी पालन पोषण होता है। अब किसी के बेटे ना हो तो क्या वो माता पिता अपने भाग्य को ही कोसते रहे? वो अकेले और बीमार पड़े रहेंगे। किसी के सिर्फ बेटी है तो वो अपनी मम्मी पापा की सेवा नहीं करेगी। फर्ज सिर्फ बेटों का नहीं, बेटियों का भी होता है। आजकल माता पिता बेटा और बेटी को
पालने में भेदभाव नहीं करते हैं, जायदाद के बंटवारे में बराबर रखते हैं, तो फिर बेटा हो या बेटी, उन्हें भी सेवा करने में भेदभाव नहीं करनी चाहिए। जो सेवा बेटा करते हैं तो वही सेवा बेटी दामाद भी कर सकते हैं। गुंजन की बात सुनकर सभी खामोश हो गए। रीमा जी और जगदीश जी को पूरे सम्मान के साथ घर ले गए। अब घर भी उनके पास नहीं था, पर आज उनके दामाद ने उनके लिए अपने घर में एक कमरा बनवा दिया था। रीमा जी पहले तो मान नहीं रही थी, क्योंकि उन्हें भी बेटी के घर रहना अजीब लग रहा था, पर फिर सबके समझाने पर वो समझ गई थी कि बुढ़ापा बिना बच्चों के अकेला काटना बहुत मुश्किल है। आनंद के माता पिता ने भी यह कहकर सबकी जुबान बंद कर दी। जब बहू हम दोनों की सेवा कर सकती है तो आनंद भी अपने सास ससुर की सेवा कर सकता है। बहू के मम्मी पापा अब हमारे साथ ही रहेंगे। लोगों की जुबान बंद हो गई और सब मिलकर खुशी से साथ रहने लगे। दोस्तों, बेटियां पढ़ रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, लोगों को भी अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। आज की बेटियां अपने माता पिता की सेवा पूरे मन से करती हैं और वो उनके साथ भी रहती है। हमारा समाज बदल रहा है, ये एक सकारात्मक पहल है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।